आपके आसपास की दुनिया और खुद की सोच ने आपकी लिमिट्स बना दी हैं। अब आपको इन सब रुकावटों से लड़ना है, नए रास्ते ढूंढने हैं और अपने लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है। ये सोलो मिशन है, कोई आपके साथ नहीं चलेगा। आपको ये किताब पूरे ध्यान से पढ़नी है। जो सोच इसमें लिखी है उसे समझना है। जो चीज़ें बताई हैं उनको खुद पर टेस्ट करना है, बार बार प्रैक्टिस करके। तभी नई स्किल्स पक्की होंगी और आप ग्रो करेंगे। ये रास्ता आसान नहीं है। असली सक्सेस तभी आएगी जब आप अपनी सच्चाई को देखेंगे, खुद को चैलेंज करेंगे। हर बार जब मुश्किल आएगी तब खुद से सीख लेंगे। ये मिशन इसलिए है कि आप हर एक एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें और समझ सकें कि आप असली में कौन और कितना बन सकते हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब है कि अपना बेस्ट वर्जन बनाना, और यह प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। आपका असली काम तब दिखेगा जब कोई नहीं देख रहा होगा। बस यही रियल में परफॉर्मेंस है। डेविड गॉगिंस, चीफ, यूएस नेवी सील्स, रिटायर्ड। ये कोई सेल्फ हेल्प वाली टाइम पास किताब नहीं है, ना ही ये 10 स्टेप्स या 7 रूल्स वाली फेक मोटिवेशन वाली बातें हैं जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। आजकल मार्केट में ऐसी किताबें भर भर के मिलती हैं, लेकिन असली में काम नहीं करती। स्पेशली जब आप अंदर से टूट चुके हैं या लाइफ में फंसे पड़े हैं। सिर्फ किताब पढ़ के या सुन के कुछ नहीं बदलेगा। सेल्फ हेल्प का मतलब होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर कभी कभी सिर्फ थोड़ा बेहतर होना काफी नहीं होता। कभी कभी इंसान इतना खुद से कटा हुआ हो जाता है कि अंदर से दोबारा कनेक्शन बनाना पड़ता है। तभी फिर से बिलीफ आता है, वो असली अंदर से निकला हुआ जिंदा रहने की चिंगारी। एक साइंटिस्ट डॉक्टर कर्ट रिस्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। रैट्स को पानी में डाल दिया, कुछ मिनट स्ट्रगल किया और फिर हार के डूब गए। लेकिन जब उन रैट्स को बीच में बचा लिया गया, सुखाया गया, थोड़ा होप दिया गया, फिर से पानी में डाला, तो वो छोड़े ही नहीं। 60 घंटे तक स्ट्रगल करते रहे। इसका मतलब होप से ज्यादा स्ट्रांग चीज बिलीफ में है। बिलीफ कोई हल्की मोटी फीलिंग नहीं, ये अंदर से पेन, स्ट्रगल और थकान के बाद आती है। जब इंसान हार नहीं मानता तब असली बिलीफ पैदा होता है। सिर्फ कह देने से बिलीव इन योरसेल्फ कुछ नहीं होता, वो सब दिखावा है। असली बिलीफ तब आता है जब आप खुद पे काम किए हों, हर पेन के बाद भी, और आप खुद को जान सकें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ में 2 रास्ते हैं, या तो स्ट्रगल करिए, अपने लिमिट से आगे बढ़िए, या तो हार मान लीजिए। मैं भी एक टाइम पे बहुत कमजोर था, बीमार था, बचपन से ही प्रॉब्लम्स थी, पर मैंने अपने अंदर खोज कर अपना पोटेंशियल निकाला। बहुत लोगों को लगता है कि मेरे रिजल्ट्स मेरे पोटेंशियल का रिजल्ट है, पर सच ये है कि मेरे अंदर का पोटेंशियल ढूंढना और उसे पूरा यूज करना ही मेरी असली जीत थी। आजकल सब लोग कुछ मिसिंग फील करते हैं लाइफ में, पर पैसा या चीजें वो खालीपन नहीं मिटा सकती। लोग बस एक ही जगह अटके रहते हैं, चेंज नहीं लाते, क्योंकि जब भी मुश्किल आती है तुरंत वापस पुरानी लाइफ में चले जाते हैं। सोशल मीडिया ने भी सबको इंस्टेंट मजा और फेक सेटिस्फेक्शन की आदत डाल दी है, पर अंदर से सब ज्यादा ही खाली महसूस करते हैं, अपने ही दिमाग में फंस जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को क्वेश्चन नहीं करते, बस दूसरों की प्रॉब्लम्स, अपनी बैड लक, अपने रिग्रेट्स को कलेक्ट करते रहते हैं, और फिर वही सब उनके रास्ते में रोड ब्लॉक बन जाता है।
लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो मैंने चूज किया। खुद पर काम करना, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना, अपनी लाइफ को लिमिटलेस बनाना। मैं अब अपने पास्ट से नहीं, अपने फ्यूचर से हॉन्टेड हूं। मैं हर दिन ये सोचता हूं कि और कितना आगे जा सकता हूं। ये प्रोसेस आसान नहीं है, कोई एक मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई फिक्स रूल्स नहीं है। सिर्फ कांस्टेंट एफर्ट, डिसिप्लिन और अंदर से उठी हुई बिलीफ चाहिए। मैं खुद एक ऐसा रैट हूं, एक चूहा जो मरने को तैयार नहीं था। और मैं आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे हेल के दूसरे साइड पे जाना है। ज्यादातर मोटिवेशन की थियरीज लैब्स में बनती हैं, लेकिन मेन थियरी नहीं। मैं प्रैक्टिस करता हूं। जैसे स्टीफन हॉकिंग ने यूनिवर्स का डार्क मैटर खोजा, वैसे मैं दिमाग का डार्क मैटर यानी हम सब की छुपी हुई ताकत खोजता हूं। जो भी मैं सीखा हूं वो सब रियल वर्ल्ड की फेलियर्स, स्ट्रगल और विन से आए हैं। हर चैप्टर के बाद आपको इवोल्यूशन मिलेगा। मिलिट्री की तरह एक एक्सरसाइज, एक सच, एक टेक्निक जो आपको अपने ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने और जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी। ये किताब सेल्फ हेल्प नहीं है, ये बूट कैंप है आपके दिमाग के लिए। एक आखिरी वार्निंग है, उठ जाइए, अब काम शुरू करिए। चलिए, लग जाइए काम पे। मैक्सिमाइज मिनिमल पोटेंशियल। मैं कैंसस सिटी के VFW नेशनल कन्वेंशन में अवार्ड लेने गया था, जहां मुझे अमेरिकनिज्म अवार्ड मिल रहा था, जो अमेरिका के सर्व करने, पैट्रियोटिज्म और दूसरे वेटरन्स की हेल्प करने के लिए मिलता है। मेरे सामने जॉन मैकेन जैसे लेजेंड का नाम था, पर मैं खुद को वहां डिजर्विंग फील नहीं कर रहा था। मेरे दिमाग में बस वो सब रीजंस चल रहे थे कि मुझे यहां नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस मुझे यहां लाने लायक नहीं थे। मैं जीत गया हूं, पर मैं एक पैदा हुआ लूजर था। बहुत से बच्चे गरीबी, ब्रोकन फैमिलीज, अब्यूज या डिसेबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं। मेरी भी जिंदगी स्टार्ट ही नाइटमेयर से हुई थी। घर पे पिटाई, रेसिज्म, स्कूल में फेल होना, चीटिंग और कुछ नहीं सीखना। जब पैरा रेस्क्यू ट्रेनिंग में पानी देखते हुए छोड़ दिया, उसके बाद मैं एक 300 पाउंड का, रात में कॉकरोच मारने वाला एक डिप्रेस्ड आदमी बन गया, जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी। मैं सोच रहा था कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आया। जब मुझे स्टेज पे बुलाया तो भी मैं खुद से कंफ्यूज था। जब माइक पे बोलने गया तभी मैंने रियलाइज किया कि मेरे लाइफ की असली चेंज तब हुई जब मैंने लास्ट बार अपने फादर को देखा था। 24 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूं। मुझ में कोई फील नहीं बची थी, इसलिए हर मुश्किल में मैं छोड़ देता था, गोल्स को फॉलो नहीं करता था। नंबर है ना मेरी कोपिंग स्ट्रेटेजी थी। बचपन में बाप से पिटाई से बचने का तरीका था और यही एटीट्यूड मेरी लाइफ में हर जगह चला। मैं एक क्विटर, लायर, लेजी, डिप्रेस्ड इंसान बन गया था। जब सब कुछ अनबियरेबल हो गया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने बाप से मिलना है, अपनी पूरी जिंदगी का सामना करना है, क्योंकि जब आप हेल में रहते हैं तो डेविल को फेस किए बिना बाहर नहीं निकल सकते। मैंने सोचा था कि मेरे सारे फेलियर्स का रीजन मेरा बाप है, पर जब मैं उससे मिला, मैंने देखा कि वो अब एक कमजोर, आलसी, बूढ़ा इंसान बन चुका है। मैंने देखा कि उसका अब्यूज भी उसके अपने बचपन की ट्रॉमा से आया था।
उसका बाप भी उसको मारता था। उसने अपनी लाइफ का कंट्रोल कभी नहीं लिया, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बस दूसरों को ब्लेम करता रहा और हम सब पे अपने दुख ट्रांसफर कर दिया। मैं भी वही करता रहा, अपनी लाइफ के फेलियर्स का ब्लेम दूसरों पे डालता रहा, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। उस दिन मुझे समझ आया कि अगर मैं अपने डीमंस का खुद जिम्मेदार नहीं बनूंगा तो मैं भी अपने बाप की तरह एक लूजर ही रह जाऊंगा। अब वक्त है कि अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने चॉइसेस, फेलियर्स और फ्यूचर के मालिक खुद बनिए। रियलिटी हार्ड होती है जब आप अपने सारे एक्सक्यूजेस हटा देते हैं, लेकिन सच में बहुत आजादी मिलती है जब आप सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं से मेरी असली जर्नी स्टार्ट हुई, जब मैंने होप और विश करना बंद कर दिया और रोज एक नई अर्जेंसी के साथ जीना स्टार्ट किया। जिंदगी में सबको अपने हिसाब से दर्द मिलता है, कोई भी परफेक्ट कंडीशन में नहीं आता। कुछ सीड्स डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो हो जाते हैं, कुछ को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है और कुछ खुद अंधेरों में लाइट ढूंढ लेते हैं। यही होता है असली रेजिलियंस। मैं भी अंधेरों में था, पर एक दिन चूज किया कि सेफ जोन छोड़ के दर्द और स्ट्रगल वाली लाइफ चूज करूंगा, चाहे गारंटी न हो सक्सेस की। वहीं से मेरे अंदर की फोर्स जागी, जिसने मुझे 2 हेल वीक्स कंप्लीट करवाई, सील बनवाया, आर्मी रेंजर स्कूल कंप्लीट करवाई, अल्ट्रा रेसेस जितवाई और पुलअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़वाया। जब तक मैंने खुद को प्रिजनर समझा, मैं लूजर रहा, पर जब खुद को छुड़ा लिया, ओनरशिप ले ली, तब जाकर असली ट्रांसफॉर्मेशन हुई। आखिर में जब मैंने VFW अवार्ड लिया तो सबसे बड़ा थैंक्स अपनी माँ को दिया, जो मुझे कभी उठाती नहीं थी जब मैं गिरता था। वो चाहती थी मैं खुद खड़ा हूं। जब आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तभी असली फ्रीडम और स्ट्रेंथ मिलती है। आज भी मैं खुद अपनी तलवार खुद तेज करता हूं, क्योंकि असली वॉरियर वही है जो खुद को खुद पुश करता रहे। इवोल्यूशन नंबर 1, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज EMS में काम करते हुए मैंने देखा कि एक्सीडेंट के बाद पेशेंट को बचाने के लिए बस 60 मिनट का टाइम होता है। इसे गोल्डन आवर कहते हैं। जब एम्बुलेंस पहुंचती है, हम ऑलरेडी लेट होते हैं, इसलिए पेशेंट की कंडीशन को जल्दी और सही असेस करना जरूरी होता है। सबसे पहले हम ABCs चेक करते हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा इंजरी दिखता है जो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है, जैसे पूरी तरह टेढ़ा मेढ़ा पैर। ह्यूमन इंस्टिंक्ट वही इंजरी पे फिक्स हो जाती है, लेकिन असली खतरा छुपा होता है एयरवे बैंड, लंग्स में, फ्लूइड या इंटरनल ब्लीडिंग में। ये डिस्ट्रैक्टिंग इंजरीज होती हैं जो फोकस हटा देती हैं और गलत चीज पे ध्यान लगा देती हैं, जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। मेरी जिंदगी में भी ऐसे ही डिस्ट्रैक्टिंग इंजरीज थी। बचपन का एब्यूज, नेग्लेक्ट, रेसिज्म, जो इतना डोमिनेट कर रहा था कि मैं देख नहीं पा रहा था कि किन चीजों पे मेरा कंट्रोल है। कोई भी चीज अकेली मुझे नहीं मार सकती थी, पर मैं बस अपने दुख में ही अटका रहा कि मेरे फादर ने क्या किया, लोग क्या कहते हैं, मैं अकेला हूं। बस अपनी कहानी में फंसा रहा और कुछ अचीव नहीं कर पाया। बफेलो जाना भी एक डिस्ट्रैक्शन था, सच्चाई से भागने का तरीका था। मैं एक्चुअल काम करना ही नहीं चाहता था। जब फाइनली मैंने एक्सट्रीम एफर्ट्स किए, जैसे दिन में सिर्फ 2 छोटी मील्स और 6-8 घंटे का वर्कआउट, तब जाके वेट घटाया और माइंडसेट चेंज हुआ।
तब समझा कि मैं अकेला नहीं हूं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो अपने पास्ट की वजह से अटके हुए हैं। हर किसी का अपना दुख है, चाइल्डहुड एब्यूज, पेरेंट्स का लॉस, अगली या स्टूपिड फील करना, बुलिंग या फ्रेंड्स का ना होना। और सिर्फ बचपन ही नहीं, बड़े होने के बाद भी लाइफ में बैंक्रप्सी, डाइवोर्स, इंजरी, बिट्रेयल, असॉल्ट या किसी अपने का लॉस होता है। दर्द सबको मिलता है, पर हम उस दर्द में अटके रह जाते हैं, अपनी कहानी बार बार रिपीट करते हैं और सेल्फ पिटी में घुसे रहते हैं। यही सब रीजंस हैं कि हम कमजोर और आलसी बन जाते हैं। और जितना लेट हम दर्द को प्रोसेस करते हैं, उतना मुश्किल होता है नई जिंदगी शुरू करना। कभी कभी हम नफरत और गुस्से में अटके रहते हैं, सोच लेते हैं जब तक माफी या जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम खुद को स्टक रखते हैं। कुछ लोग एंटाइटलमेंट फील करते हैं, सोचते हैं कि दर्द का कॉम्पनसेशन मिलना ही चाहिए, पर असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। घड़ी हमेशा टिक कर रही है, गोल्डन आवर खत्म हो जाता है, इसलिए आगे बढ़ना जरूरी है। ऐसे लोग जो बस अपनी दुख भरी कहानी में अटके रहते हैं बिना प्रोग्रेस किए, वो स्काई डाइवर जैसे हैं जो सिर्फ प्राइमरी पैराशूट खोलने में लग जाते हैं। बैकअप अवेलेबल है, पर डर के मारे उसे ट्राई नहीं करते। जब ट्राई करते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। वो बैकअप कॉर्ड खोलने से डरते हैं कि क्या पता वो भी न खुले, फिर सच में हेल्पलेस हो जाएंगे। ये माइंड का ट्रैप है। हमें अपना डेड वेट, अपने बेकार एक्सक्यूजेस कट करने का डर नहीं रखना चाहिए। मैं भी काफी टाइम तक वही स्काई डाइवर था। बाप वायलेंट, माँ ब्रोकन, बुलिंग, सब कुछ था, पर फिर भी मैं फिजिकली ठीक था, सांस ले रहा था। मैं अपने ही दुख भरी कहानी सुनाता रहा, आगे बढ़ने की बजाय बस अटका रहा। समझ आया अब नया चैप्टर लिखने का टाइम है। कभी कभी जो बुरा हुआ है उसमें किसी की गलती नहीं होती, फिर भी लगता है कि किस्मत खराब है। या फिर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम सोचते हैं कि जब तक वो सॉरी नहीं बोलेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पर सच ये है कि वो अपॉलॉजी कभी नहीं आएगी और हमें खुद ही अपने ट्रॉमा से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे फादर ने कभी सॉरी नहीं कहा, कोई भी मुझे कभी उस दर्द के लिए सॉरी नहीं कहा। मुझे ये मानना पड़ा कि गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मेरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है। मैं ही अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हूं। अपनी पावर दूसरे को दे दी थी, अब वापस लेनी थी। अपने डीमन को छोटा करना था, ह्यूमनाइज करना था कि वो भी अपने पास्ट की वजह से बिगड़ा है और मुझे ये साइकिल तोड़ना था, वरना यही श्राप चलता रहता। जैसे ईएमएस में अर्जेंसी होती है, वैसे ही लाइफ में भी हर चीज का एक्सपायरी टाइम है। अपने सपनों, मौकों की विंडोज बंद हो सकती है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी लाइफ में फ्लड आ जाए, अक्सर लोग चुपचाप छुप जाते हैं और बस कहते हैं आई एम ओनली ह्यूमन, मैं बस एक इंसान हूं। लेकिन अगर मैं भी ये सोच के रुक जाता तो कभी भी 24 साल के आगे वाले अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाता। मैं बस एक इंसान हूं कहना सफेद टावल हिलाने जैसा है, मतलब गिव अप करना, और आपका दिमाग नए सॉल्यूशन सोचना बंद कर देता है। मुझे पता नहीं था कि मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं, पर एक बात साफ थी, मैं गिव अप नहीं कर सकता और आपको भी नहीं करना चाहिए। हमारे पास सरेंडर का ऑप्शन ही नहीं है।
बहुत टाइम हो गया आप अपने दुख और डिस्ट्रैक्शंस में उलझे हैं। अब अपनी एनर्जी उन चीजों पे लगाइए जो आपको आगे ले जाएंगी। चैप्टर 2, मेरी फकिंग क्रिसमस। क्रिसमस मेरे लिए कभी स्पेशल नहीं था, क्योंकि बचपन में हमारे घर में कोई फेस्टिवल या खुशियों का सीन नहीं था। हमारे फादर के लिए क्रिसमस सिर्फ बिजनेस का मौका था, और हम बच्चे दूसरे बच्चों की तरह गिफ्ट्स नहीं लेते थे, बल्कि काम करते थे। जब हम मम्मी के साथ बफेलो से निकल के इंडियाना आए, तो मम्मी इतनी ब्रोकन थी कि उन्हें हॉलीडेज का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका फोकस सिर्फ सर्वाइवल था। इसलिए क्रिसमस मेरे लिए बस एक नॉर्मल दिन था। 2018 में क्रिसमस के बाद फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट किया, जिसमें भाई, माँ और नीस थी। मेरा भाई ट्रूनिस जूनियर चाइल्डहुड ट्रॉमा को अलग तरीके से याद करता है। वो हमेशा पीस बनाए रखने की कोशिश करता, हमारे फादर की बुराई इग्नोर करता, सबको माफ करता और बफेले को हैप्पी जगह मानता। जबकि मैंने चीजें वैसे देखी जैसे थीं, इसलिए मैं फाइटर बना और उसकी सोच अलग रही। हम कभी क्लोज नहीं हो पाए। भाई हर साल बफेलो जाता, ग्रेव पे जाता, अपने हिसाब से पास्ट को रीराइट करता है। माँ भी पास्ट को फेस नहीं करती, डिस्कशन से बचती है। जब बफेलो वापस गई तो सब कुछ अजनबी लगा, ऐसे जैसे मेमोरी ही ब्लैंक हो गई हो। ट्रॉमा ऐसा ही होता है, अगर आप उसको प्रोसेस नहीं करते तो सिर्फ बुरी यादें नहीं, पूरी लाइफ का हिस्सा दिमाग से निकल जाता है। माँ ने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज नहीं करती। पास्ट का डर अभी भी है। ज्यादातर लोग अपने दुख को फेस नहीं करते, नकारते हैं, डिनायल में रहते हैं। पर जब तक आप अपनी फुल सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी पोटेंशियल नहीं जान पाएंगे। सही पावर तब मिलती है जब आप पूरा सच मान लीजिए, तभी अपना असली पोटेंशियल पता चलता है। मेरे लिए अपनी बुक कांट हर्ट में सेल्फ पब्लिश करना एक बड़ी बात थी। पहले कई पब्लिशर्स ने मना कर दिया, कहा कि मेरी स्टोरी में वैल्यू नहीं है, बेस्ट सेलर नहीं बन सकती। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, खुद पर विश्वास किया, रिस्क लिया, अपनी सेविंग्स लगा दी और बुक खुद पब्लिश करी। जब न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट पे आई तो खुशी इसलिए थी क्योंकि मैंने इम्पॉसिबल कर दिखाया, इंडस्ट्री के लोगों को गलत साबित किया। जो चीज इंडस्ट्री को मेरी कमी लगती थी कि मैं फिट नहीं बैठता, उनके फॉर्मेट में वही मेरी असली ताकत निकली। बुक के सक्सेस के दिन ही मुझे एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, हार्ट की बीमारी, इसमें हार्ट की धड़कन रैंडम हो जाती है। पहले भी सर्जरी हो चुकी थी तो टेंशन बढ़ गई। इमरजेंसी रूम में जाना पड़ा, डॉक्टर्स ने शॉक दिया, उस दर्द को महसूस किया, जिंदा हो गया पर डर लग गया। जिंदगी कभी भी कुछ भी दे सकती है, एक पल की खुशी, दूसरे पल में हॉस्पिटल। लाइफ का कभी कोई गारंटी नहीं। आप सक्सेसफुल हैं या नहीं, जिंदगी किसी को नहीं छोड़ती। जब भी आप कंफर्टेबल होते हैं तभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यही है मेरी फकिंग क्रिसमस, मतलब लाइफ के वो सरप्राइजेस जो आप सोचते हैं कभी नहीं आएगा, बस तभी आते हैं जब आप रेडी नहीं हैं। रियल सैवेज वही है जो हर मुश्किल से लड़ता है, कभी गिव अप नहीं करता, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। अगर डॉक्टर्स मुझे कहते कि अब रनिंग और हार्ट ट्रेनिंग मत करो तो मैं सब कुछ छोड़ देता, क्योंकि मेरी लाइफ सिर्फ बोलने या
यादें बचाने के लिए नहीं है। मैं वही बोलूंगा जो खुद जीता हूं। बुक ने मुझे पीस दी, अपना दुख प्रोसेस किया, अपनी स्टोरी पब्लिक को बताकर अंदर का बोझ हल्का हो गया। पर रियलिटी है कि लाइफ कभी स्मूथ नहीं होती। आपको हमेशा रेडी रहना है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा चैलेंज एक नॉर्मल दिन पर भी आ सकता है, बिना वार्निंग के। इवोल्यूशन नंबर 2। बचपन में मुझे एक गिफ्ट मिला तो मैं एक्साइटमेंट में उसको फाड़ रहा था, पर मेरे दादा ने कहा, रैपिंग पेपर को संभाल, रीयूज करेंगे। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में कुछ भी वेस्ट मत करिए, चाहे छोटी सी चीज हो या बड़ी। मैं आज भी कुछ वेस्ट नहीं करता, टूथपेस्ट भी पूरा यूज करता हूं। ये सिर्फ चीजों तक नहीं, इमोशंस तक भी है। डर, गुस्सा, दुख, ये सब एनर्जी है। अगर सही से यूज करना सीख लिया तो ये आपको स्ट्रांग बना सकती है। आपके अपने इमोशंस को समझना और उनको फ्यूल बनाना, तभी आप टफ बनेंगे। दो 2009 में जब मैं रेस अक्रॉस अमेरिका की ट्रेनिंग कर रहा था, जो कि 4800 किलोमीटर की साइकिल रेस है, 4800 किलोमीटर्स, तब मुझे बहुत डर लगता था। इतना लंबा रेस बिना सोते जैसे ही चलाना। डर को कंट्रोल करने के लिए मैं अपनी राइड्स रिकॉर्ड करता था, अपने फियर, दर्द सब कहता था टेप रिकॉर्डर में, फिर रात को सुनता था। जब बार बार सुनता था तो वो डर नॉर्मल लगने लगता था, कॉन्फिडेंस आता। रेस में पार्ट नहीं ले पाया क्योंकि इमरजेंसी हार्ट सर्जरी हो गई, पर रिकॉर्डिंग टेक्निक ने मेरी लाइफ बदल दी। फिर जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था बड़े लोगों के सामने, तब भी अपना सच टेप पे कहता था, सुनता था। फिर डर से एनर्जी मिलती थी। लोग अपने दुख जर्नल में लिखते हैं, टाइप करते हैं, पर लिखने से आगे बढ़िए। अपने ट्रॉमा को बोल के रिकॉर्ड करिए, फिर रिपीट पे सुनिए। जब तक आप अपनी सबसे डार्क स्टोरी को सुनकर भी नॉर्मल महसूस नहीं करते, तब तक उसका पावर आपके पास नहीं आता। अपने दुख, एब्यूज, बुली सब माइक पे बोलिए, फिर सुनते रहिए। धीरे धीरे जहर निकल जाएगा, आप और पावरफुल बन जाएंगे। ये आसान नहीं है, पहली बार बोलें तो दर्द होगा, पर जब आप अपनी ही आवाज में अपनी दुख भरी स्टोरी सुनते हैं बार बार, तो एक दिन वो स्टोरी आपको रुलाएगी नहीं, स्ट्रांग बना देगी। आपको लगेगा अब मैं स्टेज पे जाके सबको बता सकता हूं जो मेरे साथ हुआ। उसने मुझे तोड़ा नहीं, मुझे बनाया। ये टेक्निक सिर्फ ट्रॉमा के लिए नहीं है, लेजी सेल्फ टॉक के लिए भी है। कभी आपको लगता है रन पे नहीं जाना, थक गए हैं, तो अपनी आलस भरी बात टेप पे कहिए, फिर सुनिए। आपको खुद शर्म आएगी, आप उठकर काम करने लगेंगे। सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल है। सुबह उठ के जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपको रोक रहा है, माइक पे बोलिए, फिर सुनिए। आपको रियलाइज होगा कि आप कितना बकवास करते हैं। फिर दूसरी बार मोटिवेट करते हुए खुद को कहिए, जैसे किसी दोस्त को समझा रहे हैं। ये हैबिट बनाइए, हर दिन रिपीट करिए। धीरे धीरे आपकी सोच बदल जाएगी। मैं सोशल मीडिया पे हेट कमेंट्स को भी वेस्ट नहीं होने देता। लोग कहते हैं हेट मत पढ़ो, पर मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं, सुनता हूं, उसी से मोटिवेशन लेता हूं।
जब लोग मुझे बुरा कहते हैं, मैं उनकी बातें प्रिंट करके, रिकॉर्ड करके लूप पे सुनता हूं। मेरे लिए हेट भी एक फ्यूल है। उसी से मैं और स्ट्रांग बनता हूं और ज्यादा मेहनत करता हूं। लोग सिर्फ पॉजिटिव चीजें लेते हैं, मैं हर नेगेटिव चीज को भी एनर्जी में बदल देता हूं। जो दुख, हेट, फेलियर, डाउट मिलता है, सबको एक जगह जमा करिए, उससे अपने आप को और मजबूत बनाइए। हर दिन आपका कोई भी दुख या नेगेटिव फीलिंग कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। सब कुछ यूटिलाइज करिए, सब कुछ आपको आगे ले जा सकता है। आप भी अपने मिक्स टेप बनाइए, अपने दुख और हेट को टेप पे रिकॉर्ड करिए, सुनिए और उससे पावरफुल बनिए। यही जीतने वालों का तरीका है। चैप्टर 3, द मेंटल लैब। जब मेरी बुक कांट हर्ट में फेमस हुई, मैं एकदम स्पॉटलाइट में आ गया। पर असली मैं हमेशा शैडोज में कंफर्टेबल था। मैं हमेशा अपने आप के लिए चुपचाप, सबसे अलग हटकर सुबह सुबह या रात को लेट तक मेहनत करता था। मेरा डर यह था कि अगर मैंने मेहनत बंद कर दी तो वापस वही आलसी, इनसिक्योर इंसान बन जाऊंगा जो कभी था। रोज नेगेटिव सोच से लड़ता था और दिमाग की ताकत पे काम करता। मैंने रियलाइज किया असली प्रॉब्लम बॉडी की नहीं, दिमाग की है। तो मैंने अपना एक मेंटल लैब बनाया, जहां पे मैं अपनी पुरानी गलती, दर्द, डर और फेलियर को एनालाइज करके अपने माइंड को टफ बनाता रहा। जब मैं नेवी सील बनने की तैयारी कर रहा था, तब ऑलमोस्ट 3 महीने में मुझे 45+ केजी वेट लूज करना था। मैं जानता था बॉडी परफेक्ट नहीं बन सकती, पर माइंड को स्टील बनाना था। हर वर्कआउट, हर रन, हर पुलअप का मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपने दिमाग को टेस्ट करूं, कितना प्रेशर ले सकता है। मैंने अपने माइंड में एक नया इंसान पैदा किया, गॉगिंस। वो सैवेज जो किसी भी हाल में नहीं मानता, कभी गिव अप नहीं करता। मेंटल लैब का मतलब है हर इंसान अपने अंदर अकेला सच के साथ बैठे, अपने असली डर, दर्द, फेलियर का सामना करे, अपने अंदर एक अल्टर ईगो बनाए जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करे। डेविड था कमजोर और डरा हुआ, गॉगिंस था वो सैवेज जो हर मुश्किल का सामना करता है। जो दुख, दर्द, रिजेक्शन था, उसको माइंड के डार्क मैटर की तरह, फ्यूल की तरह यूज किया। खुशी कम मिली, दर्द ज्यादा, लेकिन इसी ने मुझे बदला। कई लोग मेंटल लैब का दरवाजा कभी खोलते ही नहीं या अंदर से लॉक कर लेते हैं। जैसे जैसे लाइफ आसान होती गई, मैं भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, कंफर्ट जोन में आ गया था। सैवेज माइंड मेंटेन नहीं किया, बस मेंटेनेंस कर रहा था। जब तक रोज रोज अपने दिमाग को चैलेंज नहीं करेंगे, वो सैवेज माइंड धीरे धीरे गायब हो जाता है। अपने आप को ईगो, कंफर्ट और प्रेस के चक्कर में लूज मत होने दीजिए, वरना आप बस एक कमजोर वॉरियर बन जाएंगे जो सिर्फ जब टाइम हो तब हार्ड चीजें करता है। पर असली सैवेज वो होता है जो रोज करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बॉब बेबिट ने मुझे लीडविले ट्रेल 100 मील यानी 160 किलोमीटर माउंटेन रेस के लिए इनवाइट किया। दिल में डर था, हार्ट प्रॉब्लम थी, बिजी स्केड्यूल, सब एक्सक्यूज थे, पर असली वजह थी कि मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। अपने रिफ्लेक्शन में देखा तो लगा कि मैं वो सैवेज नहीं रहा। सैवेज बनना एक लाइफ स्टाइल है, सिर्फ कभी कभी नहीं। मैंने डिसाइड किया दोबारा अपने अंदर के सैवेज को जगाना है। ट्रेनिंग स्टार्ट की, 10 हफ्ते में 1200 मील,
करीब 1900 किलोमीटर दौड़ा। हर दिन 15 से 25 मील। ह्यूमिडिटी, हीट, डिहाइड्रेशन, मच्छर, अटैक बर्ड्स, सबका सामना किया। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बड़ी होती गई मुझे मज़ा आने लगा, क्योंकि दुख और स्ट्रगल में ही अपना असली आप मिलता है। कभी खाना नहीं खाया, पानी नहीं था, फिर भी रन कंप्लीट किया। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अपने अंदर की स्ट्रेंथ दोबारा चाहिए थी। वो सैवेज फिर से जगाना था जो सबसे बड़ी मुश्किल में भी गिव अप नहीं करता। एक दिन एक आदमी ने पूछा, इतनी गर्मी में कैसे भाग रहे हो? मैंने कहा, क्योंकि तुम नहीं भाग रहे, यही फर्क है। मैं सबसे अलग बनना चाहता था, अनकॉमन अमंग अनकॉमन, बिना किसी कंफर्ट के। अपने लिमिट्स के बाहर जाकर ही असली ग्रोथ होती है। दुनिया को डॉक्टर, लॉयर, टीचर चाहिए, पर कुछ सैवेज भी चाहिए जो दिखाएं कि इंसान में कितनी ज्यादा ताकत छुपी है। मैं खुद को फिर से पाने के लिए अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को पुश करने लगा, ताकि मैं वापस वही सैवेज बन सकूं जो मैं पहले था। इवोल्यूशन नंबर 3। सपने अक्सर तभी मरते हैं जब इंसान दुख या तकलीफ में होता है। हम सबसे बड़े सपने, सबसे रिस्की गोल्स तब सोचते हैं जब हम सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं, पर असली स्ट्रगल शुरू होती है तब जब लाइफ में चैलेंज आता है। जैसे ही कोई बड़ी मुश्किल आती है, लोग अपने ऊपर शक करने लगते हैं। लगता है सपना सिर्फ फैंटेसी था। फिर वो पैनिक में आकर क्विट कर देते हैं, सब छोड़ देते हैं। पर उस वक्त सब कुछ छोड़ने के बजाय इंसान 1 सेकंड का डिसीजन ले सकता है। सोच समझ के रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट करने के बजाय सोच सकता है। मेरी सील हेलविक की कहानी में जब मैं बिल्कुल थक गया था, दिमाग में डर और पैनिक था, मैंने सोचा कि बस अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देता हूं। लेकिन मैंने डीप सांस ली, फ्यूचर इमेजिन किया कि अगर क्विट किया तो जिंदगी में वापस जाकर काम कैसे करूंगा, क्या हो जाएगा। मैंने कंट्रोल लिया, थोड़ा समय लिया और डिसाइड किया कि रुकूंगा, फाइट करूंगा। वही 1 सेकंड में मैंने अपना सपना नहीं मरने दिया। हेलविक में दर्द, थकान, कोल्ड सब कुछ होता है, पर असली चैलेंज वो 1 सेकंड का होता है। सिर्फ एक पल की कमजोरी सब कुछ खत्म कर सकती है, इसलिए हर सेकंड जीतना पड़ता है। बहुत बार हम सबकी लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन आती है, जैसे वेट लूज करना, एडिक्शन छोड़ना, एग्जाम्स क्रैक करना, सब कुछ 1 सेकंड के डिसीजन पे टिकता है। जब पैनिक, दर्द या फेलियर आए तो तुरंत इंपल्सिव रिएक्ट मत करिए, थोड़ा रुकिए, 1-2 गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत करिए, सोचिए कि अभी छोड़ दिया तो क्या होगा। क्या यह सोच प्यार है या सिर्फ डर की वजह से घर, कंफर्ट या इजी रास्ते याद आ रहे हैं? हर दर्द या प्रेशर परमानेंट नहीं होता, सब कुछ खत्म होता है और वही सोचकर बस थोड़ा और रुकना है, ये दिमाग में डालिए। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स याद करिए, अपने रियल वैल्यू याद करिए और अपने सपने को बेसलाइन बनाइए। सबसे बड़ी बात, अगर कभी क्विट करना भी है तो तब करिए जब शांत हो, दर्द ज्यादा ना हो, ताकि वो डिसीजन कॉन्शियस हो, पैनिक या डर का रिएक्शन नहीं। वरना जिंदगी भर रिग्रेट रह जाता है। लेकिन जो इंसान दर्द में 1 सेकंड का सही डिसीजन लेता है, वो जिंदगी भर के लिए स्ट्रांग हो जाता है, फिर चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ये 1 सेकंड का डिसीजन हर फील्ड में काम आता है, चाहे रेस हो, एग्जाम हो या जॉब।
मैंने ये स्किल अल्ट्रा रेसेस, टफ सिचुएशंस, हर स्ट्रगल में यूज की है। ये आदत बनानी पड़ती है क्योंकि एक छोटी सी मूवमेंट, एक सेकंड ही पूरा दिन, पूरा कैरियर, पूरा सपना बदल सकता है। रियल रिस्पेक्ट मिलती है हर दिन खुद को नया चैलेंज देने से, कंफर्ट जोन को तोड़ने से। आपने कल क्या किया उससे मतलब नहीं, रोज अपने आप को प्रूव करिए। एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। एक सेकंड की हार भी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। चैप्टर 4, अ सैवेज रीबॉर्न। रेस से 2 हफ्ते पहले मैं और किश एस्पेन गए ताकि एल्टीट्यूड की आदत हो जाए, पर ज्यादा ट्रेनिंग की वजह से मेरी बॉडी थक गई, नींद नहीं आ रही थी, लंग्स जल रहे थे और चलने में भी तकलीफ हो रही थी। किश ने कहा, तू ये सब क्यों कर रहा है? अगर आज रेस भी नहीं किया तो भी तू ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है। मुझे भी बॉडी फेल हो रही लग रही थी, पर मेरा माइंड फिर से हार्ड हो रहा था। मैंने याद किया पहले भी जब रेस स्टार्ट होने से पहले सब उल्टा पुल्टा लगता था, पर मैं हमेशा ही थका हुआ ही रेस लाइन पर पहुंचता था और फिर भी फिनिश करता था, चाहे चल के ही क्यों न करना पड़े। इस बार मेरा माइंड सैवेज मोड में जा रहा था। मैं याद कर रहा था कि एक प्रिपेयर्ड माइंड कभी आसान कंडीशन नहीं चाहता, वो तो मुश्किल ढूंढता है, क्योंकि उसी पे असली कैरेक्टर निकलता है। मेरी सारी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट थी, पर रेस के दिन सब बदल सकता है, मुझे पता था। पर फिर भी मैंने डिसाइड किया फिनिश करना है 24 घंटे के अंदर। रेस में शुरू के कुछ मील्स टफ थे, पर धीरे धीरे पेस सेट हो गया। मेरा प्लान सिंपल था, चढ़ाई पर वॉक, फ्लैट और उतराई पर रन। कोर्स में बहुत सारे फॉल्स समिट्स थे, जैसे लगता अभी चढ़ाई खत्म हो गई, पर एक्चुअल में अभी बाकी होती है। ये लाइफ की तरह है, जब लगता है मुश्किल खत्म तब नई मुश्किल आ जाती है। मुझे पता था कि हर टाइम ये सोचना कि मुश्किल कब खत्म होगी वो गलत है। असली फोकस सिर्फ टास्क पर रखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल का मजा ही सबसे अलग है। मैंने डिसाइड किया कि मैं बस अपने बेस्ट पे फोकस करूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। रेस के बीच में मुझे बचपन के दुख, स्टटरिंग, स्कूल की दिक्कत सब याद आ गई कि कैसे मैं बचपन में सिर्फ एक्सपोजर से बचने के लिए शॉर्टकट्स लेता था, पढ़ाई छोड़ता था, सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठा था और सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहता था। पर अब मैं वही लड़का नहीं था, अब मैं सैवेज बन चुका था जो हर तकलीफ को फेस करता है। 75 मील के बाद जब सबसे टफ चढ़ाई पावर लाइन आई तो मेरे दोस्त टीजे ने मुझे ट्रेकिंग पोल्स दिए। पहले मैं मना कर रहा था, पर फाइनली एक्सेप्ट किया और उससे मेरी स्पीड और स्टेमिना बढ़ गई। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था मुझे लगा कि पहले की सब कमजोरियां अब छूट रही हैं, एक नया सैवेज जन्म ले रहा है। हर मील पे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। रेस के लास्ट 13 मील में भी मेरे पैरों में एनर्जी बाकी थी। एड स्टेशन पर मैंने देखा कि कई लोग बस सरवाइव कर रहे हैं। कोई मजे कर रहा है, कोई थक के बैठा है, पर मेरे लिए ये रेस एक सोल का पर्च था। खुद से सब सवाल का जवाब मिल रहा था। जब टीजे थक गया मैंने उसके लिए पॉप टार्ट लिया और उसको सपोर्ट किया, लेकिन फिर टीजे ने कहा, अब तू जा अपनी रेस फिनिश कर। तब मेरे अंदर का पूरा सैवेज जाग गया। मैंने पूरा टैंक खाली कर दिया।
आखिरी क्लाइंब पर भी लोगों को क्रॉस किया, और उस रनर को भी, जिसका कमेंट ने मेरे अंदर की भूख फिर जिंदा कर दी थी। मुझे याद आया कि ग्रेटनेस के लिए थोड़ी देर के लिए ऑब्सेशन और इम्बैलेंस जरूरी है। पूरा दिन अपने ड्रीम पर डालना पड़ता है, तभी बैडेस्ट बन सकते हैं। सोसाइटी को ये चीज समझ नहीं आती। रिलेशनशिप्स सेक्रीफाइस होती हैं, लोग जज करते हैं, पर असल ग्रोथ इसी से आती है। जब फिनिश लाइन क्रॉस की, मुझे लगा कि वापस घर आ गया हूं। हेल मेरा घर है। मैंने रियलाइज किया कि बैलेंस और कंफर्ट सब अच्छा है, पर असली मजा उस सैवेज मोड में है जब आप ऑब्सेस्ड हैं। जब तक टैंक पूरा खाली नहीं हो जाता, चैन नहीं आता। मेरे लिए लेडविल रेस एक नया जन्म था, और अब मैं सोच रहा था कि क्या 45 साल की उम्र में भी फुल टाइम सैवेज बन सकते हैं। अब ये जर्नी खत्म नहीं हुई थी, असली सवाल अभी बाकी था। इवोल्यूशन नंबर 4। कभी कभी हमें हार्ड स्टॉप लगाना पड़ता है, मतलब सिचुएशन में ब्रेक लगाना, अपनी लाइफ का ऑनेस्टली असेसमेंट करना, वॉर प्लान देखना, क्या सही चल रहा है, क्या गलत, और फ्यूचर कैसा दिख रहा है। टॉक्सिक सिचुएशन में अंधे चलते जाएंगे तो कुछ नहीं सुधरेगा, सिर्फ खत्म हो जाएंगे। हार्ड स्टॉप लगाने के बाद आप थोड़े डैमेज होते हैं, पर पूरा टूटते नहीं। तब भी हीलिंग, हेल्प और सपोर्ट की जरूरत होती है। जब आप बिल्कुल टूट जाते हैं, तब वापस जुड़ना मुश्किल होता है। हेल्प मांगना, अपनी कहानी शेयर करना इंपॉर्टेंट होता है, पर जब आप अपनी दीवारें खुद बनाते हैं, तो सेल्फ स्टीम और अवेयरनेस नहीं बची होती। तब सिर्फ एक चीज काम आती है, गुस्सा। सब कहते हैं गुस्सा बुरा है, पर कभी कभी कंट्रोल गुस्सा ही आपको जगाता है, आपको समझाता है कि जो हुआ वो गलत था। ये गुस्सा एनर्जी देता है, लड़ने की हिम्मत देता है, और दीवारें तोड़ने में मदद करता है। गुस्सा प्यूरिफाइंग होता है, आप अंदर से चेंज करते हैं। धीरे धीरे वो मेंटल प्रिजनर की दीवारें टूटने लगती हैं। फिर आप वापस खड़े हो जाते हैं, नई शुरुआत होती है। हिम्मत रखिए, कुछ भी हो, दीवारें तोड़ने का प्रोसेस शुरू करिए, क्योंकि अपनी लाइफ का जेलर आप खुद हैं। ताले की चाबी भी आपके ही पास है। चैप्टर 5, डिसाइपल ऑफ डिसिप्लिन। रेस के बाद मैं बहुत थक गया था, बॉडी टूट गई थी, काम नहीं कर पा रहा था। किश ने मेरी मदद की, मुझे साफ किया, मेरी देखभाल की, लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कमजोर दिख रहा हूं। मुझे ब्रेकडाउन फेज से डर नहीं लगता, क्योंकि ये दिखाता है कि मैंने पूरी कोशिश की है। मुझे पता है कि हर ब्रेकडाउन में सीखने लायक चीजें होती हैं। स्कार्स यानी पुराने जख्म हमेशा साथ रहते हैं, चाहे फिजिकल हो या मेंटल। पर अगर इन्हें सही तरीके से हैंडल न करें, तो ये हमारी लाइफ खराब कर सकते हैं। ब्रेकडाउन एक ऐसा मिरर है जो दिखाता है कि अंदर से हम क्या हैं। फिर मुझे याद आता है बचपन का समय, जब मैं अपने दादाजी सार्जेंट जैक के घर गया था। सर्जेंट जैक एक बहुत स्ट्रिक्ट एयरफोर्स के रिटायर्ड मास्टर सर्जेंट थे। हर सुबह जल्दी उठना, मिलिट्री टाइम पे काम करना, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। घर, गार्डन, कार, सब कुछ। सार्जेंट जैक पूरा लिस्ट बनाते थे, और पूरा काम करने पर ही छुट्टी मिलती थी।
वरना दोबारा काम करना पड़ता था। मुझे लगता था कि यह सब मेरे साथ बुरा हो रहा है, पर धीरे धीरे डिसिप्लिन का मजा आने लगा। पहले मैंने हाफ हार्टेड काम किया, फिर मुझे मेहनत में खुद पर गर्व महसूस हुआ। लेकिन मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, न गिफ्ट्स, न हग्स, न ही कोई रिवॉर्ड। सिर्फ सेटिस्फेक्शन की काम सही किया। मेरी दादी मोरना, जो अपनी स्किन कलर की वजह से वाइट पास हो सकती थी, मुझ पर रेसिस्ट स्लर्स भी बोलती थी। इस वजह से मुझे लगता था कि घर में सिर्फ मुझसे ही सब गलत होता है। साथ ही मेरे कजिन जब आते थे तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती, गिफ्ट्स मिलते और मुझको काम के लिए बुलाया जाता। मुझे लगता था कि सब मुझसे नफरत करते हैं। फिर दो चीजें बदली। पहले मेरी मम्मी ने एक सस्ता अपार्टमेंट ले लिया। दूसरा, एक दिन स्कूल से आते हुए एक लड़की के पिताजी ने मेरी मम्मी को धमकाया कि वो के का मेंबर है। मेरे दादाजी ने उस आदमी को बंदूक दिखाकर कहा, बस एक प्रॉब्लम होगी यहां, डेड क्लैंसमैन की। पहली बार मुझे लगा कोई मेरे लिए खड़ा हुआ। दूसरी बार जब मैंने देखा कि सार्जेंट जैक अपने फिंगर्स कार के हुड में क्रश होने पर भी एकदम शांत रहे, दर्द को महसूस किया, हॉस्पिटल गए बिना चिल्लाए। मैंने सोचा अगर मैं भी इतना टफ बन पाया तो मेरी लाइफ का सारा दर्द काम हो जाएगा। पहले मैं सोचता था कि मैं स्टूपिड हूं, इसलिए आलसी हूं, चीट करता हूं, स्कूल में ढंग से काम नहीं करता। पर सार्जेंट जैक ने दिखाया कि काम में गर्व कैसे लाया जाता है और हर सिचुएशन को फेस करना कैसे सीखना है। धीरे धीरे मैंने डिसिप्लिन को अपनाना शुरू किया। टास्क लिस्ट को पूरा फोकस से करना शुरू किया। पहले बास्केटबॉल के लिए, फिर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। फिर भी मेरी लाइफ में डिसिप्लिन कभी कभी चला गया। जब मैं टीनेजर बना, रेबेलियस हो गया, फिर मेरी ग्रेड्स गिर गई, एयरफोर्स का सपना खतरे में आ गया। तब मैं वापस सार्जेंट जैक के पास गया, डिसिप्लिन और टास्क लिस्ट मांगी, क्योंकि मुझे फील हुआ यही मुझे बचा सकता है। डिसिप्लिन से ही इंसान अपना डीएनए को चेंज कर सकता है, चाहे उसके पेरेंट्स खराब हों या कोई टैलेंट ना हो। डिसिप्लिन सबको लेवल पे ला सकता है, यही ग्रेट इक्विलाइजर है। डिसिप्लिन से आदमी सोशल मीडिया और दुनिया की फेक चीजें भूल जाता है, सिर्फ काम पे ध्यान देता है। डिसिप्लिन से इनसिक्योरिटीज दूर होती हैं, काम की कैपेसिटी बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है और आदमी को लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। जैसे जैसे मैंने डिसिप्लिन को डेली लाइफ में लगाया, मैं स्ट्रांग बन गया। फिर मुझे किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए थी। खुद ही अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट कर ली, खुद ही सुबह उठता, काम करता, इनिशिएटिव लेता। सार्जेंट जैक ने कभी आई लव यू या गुड जॉब नहीं कहा, पर जब मैं एयरफोर्स की ग्रेजुएशन पे उनको देखा तो एक आंसू सार्जेंट जैक की आंख से गिरा और मुझे फील हुआ कि दादाजी को गर्व है। रियल ग्रोथ दुख में, डिसिप्लिन में और सेल्फ मास्टरी में है, न कि किसी रिवॉर्ड या कंफर्ट में। इसलिए हर सिचुएशन में डिसिप्लिन पकड़िए, मेहनत करिए, विक्टिम मत बनिए और खुद को मास्टर बनाइए। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ मास्टरी सब डिसिप्लिन से मिलता है। इवोल्यूशन नंबर 5,
ये सच है कि आपके प्रॉब्लम्स और आपका पास्ट किसी और की प्रायोरिटी नहीं है। शायद कुछ लोग केयर करते हैं, पर ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, अपने इश्यूज से फाइट कर रहे होते हैं। मैंने ये चीज बचपन में समझी जब बफेलो से निकलकर इंडियाना शिफ्ट हुआ और लगा था सब मेरे लिए पिटी पार्टी करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सार्जेंट जैक ने कभी मुझे सिंपैथी नहीं दी, सिर्फ मुझे टफ बनाया। पिटी शुरू में अच्छी लगती है, पर धीरे धीरे इंसान को कमजोर और डिपेंडेंट बना देती है, और फिर आदमी खुद पर ही तरस खाता रहता है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। जितना टाइम आप खुद पर तरस खाते हैं, उतना टाइम आपका इम्प्रूव होने का, जिम जाने का, पढ़ाई करने का वेस्ट हो जाता है। सेल्फ पिटी इंसान को डिप्रेशन में डाल देती है। लगता है कोई समझता नहीं, पर असली में किसी को फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को अपनी लाइफ की टेंशन होती है। लाइफ अनफेयर है, लेकिन फीलिंग्स में अटके रहने से काम नहीं चलेगा। आपको हर दिन के टास्क पूरे करने ही पड़ेंगे, चाहे मन हो या न हो। प्रेजेंट मोमेंट ही मैटर करता है। कई लोग अपने पास्ट के रिग्रेट्स में अटक जाते हैं या किसी लॉस के बारे में सोच सोच के वक्त बर्बाद करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया को आपकी कहानी से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। सिंपैथी मिलेगी, पर उससे कुछ बदलेगा नहीं, काम करना ही पड़ेगा। टाइम वापस नहीं आता, इसलिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। जल्दी उठकर मेहनत करके और सेल्फ पिटी छोड़ के ही हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। जितना जल्दी आप पिटी पार्टी छोड़ देंगे, उतना ही जल्दी आप स्ट्रांग बनेंगे। एडेप्ट करना सीखिए। जो भी काम मिलता है उसमें लेसन ढूंढिए, चाहे जॉब छोटी हो या बोरिंग हो। हर एंट्री लेवल काम एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की। बस एटीट्यूड सही रखना जरूरी है। ह्यूमिलिटी लाइए, नम्रता। अपने काम से शिकायत मत करिए। जितनी जल्दी आप हर काम में, चाहे वो बर्तन धोना हो या मेल रूम में काम करना हो, उसमें सीखने की सोच रखिए, उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। सेल्फ पिटी का सलूशन है ह्यूमिलिटी। जब आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं कुछ बड़ा, पर आप अभी छोटा काम कर रहे हैं, तब भी शिकायत मत करिए। सीखिए, काम करिए और ग्रो करिए। ह्यूमिलिटी यानी नम्रता आपको रियलिटी में रखती है और कॉन्फिडेंस देती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कोई कुछ सोचे। मास्टर सर्जेंट विलियम क्रॉफोर्ड की स्टोरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो एक जेनिटर थे, पर लोगों को नहीं पता था कि वो मेडल ऑफ ऑनर विनर थे, एक वॉर हीरो। उन्होंने कभी अपनी अचीवमेंट्स को दिखाया नहीं, वो बस अपना काम शांति से करते रहे। उनका एटीट्यूड ये था कि काम का काम है, सर्विस का मतलब ग्रेटनेस है, और वही असली स्ट्रेंथ है। ऐसे लोग जो खुद पर तरस खाते हैं, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं। चाहे आपके प्रॉब्लम्स हों या अचीवमेंट्स, दोनों में ही अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। असली ग्रोथ ग्राउंड पर ही होती है, जब आप हम्बल बनते हैं, काम सीखते हैं। फिर चाहे आप जितना भी सक्सेस पा लीजिए, कभी कभी वापस नीचे आकर दोबारा सीखना पड़ता है। इस चीज को मैं कहता हूं ट्रेंड ह्यूमिलिटी। जब आप इंटेंशनली हम्बल बनते हैं, ग्राउंड से शुरू करते हैं, हर काम को सीखते हैं और सर्विस में ग्रेटनेस दिखाते हैं, जब आप ये मानकर चलें कि आपको सब नहीं आता, हर दिन नई चीज सीखने का जुनून रखेंगे, तब तक ग्रोथ होती रहेगी। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ गेटिंग हिट इन द माउथ।
लीड रिले रेस ने मुझे याद दिलाया कि असली लाइफ में दर्द, स्ट्रगल और अपने दिमाग के डेमन से लड़ना कितना इंपॉर्टेंट है। जब मैं रेस के बाद मॉम को शिफ्ट करवाने जा रहा था, मैं सोच रहा था कि अब अल्ट्रा रनिंग सबके लिए ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है, पर जब डीप एंड की बात आई तो मोआब 240 मील रेस एक नया मॉन्स्टर था। पहले मैं लाइफ के शैलो एंड में कंफर्ट के लिए रहता था, लेकिन सच ये है कि ग्रोथ सिर्फ डीप एंड में होती है, वहां जाना ही पड़ता है। काफी लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अननोन से डर लगता है, लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितना कर सकते हैं। मोआब 240 रेस में मुझे रियलाइज हुआ कि हमें हमेशा अपना कंफर्ट तोड़ना पड़ता है और नए डर का सामना करना पड़ता है। रेस शुरू होती है एक्साइटमेंट से, पर जैसे ही असली दर्द आता है सबकी रियलिटी सामने आ जाती है। मेरा हाथ फ्रीज हो गया रेनॉल्ड्स की वजह से। पानी नहीं पी पा रहा था, खाना नहीं खा रहा था। मैं अकेला ट्रेल पर भटक रहा था, जीपीएस ऐप चेक करता हुआ, पर जब तक मैं खुद पे फोकस था सब ठीक था। एक गलती तब हुई जब मैं अपने पेसर पे ओवर ट्रस्ट कर लिया। जीपीएस चेक नहीं किया और हम 10 मील गलत रूट पर निकल गए। यही रियलिटी है। कभी भी अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और को मत दीजिए। जब भी ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं फेलियर पक्की है। लीडर बनिए, अपने हर स्टेप पे अकाउंटेबिलिटी लाइए, ब्लेम मत करिए। रेस में थायराइड मेड्स न होने की वजह से बॉडी पूरी स्लो हो गई, मसल स्वेल हो गई और फाइनली मैं फोर्स्ड रेस्ट पर आ गया। रिकवरी के बाद जब दोबारा स्टार्ट किया तो मैं सेकंड से गिर के 80th पोजीशन पे आ गया, लेकिन मैंने क्विट नहीं किया। सबसे बड़ी लर्निंग वही मिलती है जहां सब कुछ खराब हो जाता है। ह्यूमिलिएशन के बाद भी वापस उठना सबसे टफ होता है, लेकिन वही रियल ग्रोथ है। कभी कभी प्रेशर को हल्का करना भी जरूरी है, नहीं तो ब्रेक डाउन हो सकता है। जब आपके गोल्स टूट जाते हैं तब भी अगर आप मिशन पूरा करने का विल पावर रखते हैं तो वही सबसे बड़ी जीत है। लाइफ में हमेशा एक मिशन ड्रिवन एटीट्यूड रखिए। मैं हूं इसलिए पूरा एफर्ट दूंगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद का ड्रिल इंस्ट्रक्टर बनना पड़ता है, स्पेशली जब सब कुछ खत्म लग रहा हो। रेस में मेरी ब्रीदिंग और बॉडी अब भी ठीक नहीं थी, पर मैंने हर छोटे प्रोग्रेस को सेलिब्रेट किया और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहा। हमेशा याद रखिए, एक एक कदम भी प्रोग्रेस है। हर मुश्किल चीज का रूट कॉज ढूंढिए, ट्रबल शूट करिए, ब्लेम गेम मत खेलिए। समटाइम्स हेल्थ या बॉडी की लिमिट आती है तो उसे भी एक्सेप्ट करिए, लेकिन जब तक पॉसिबल है फाइट करते रहिए। जब मुझे लग गया कि मेरी कंडीशन डेंजरस हो गई है तो मैंने रेस छोड़ दी। हेप डायग्नोज हुआ, लंग्स फ्लूइड से फिल हो गए, लेकिन जैसे ही ठीक फील हुआ एक आवाज आई, यू आर नॉट डन येट मदरफकर। मैं वापस कोर्स पर गया, टीम के साथ मिलकर लास्ट 40 मील भी कंप्लीट किया। इस बार कोई ऑफिशियल फिनिश लाइन नहीं थी, बस एक टेलीफोन पोल पर खत्म किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन अंदर से था। मुझे यह भी समझ आया कि जितनी बड़ी रेस होती है उतनी बड़ी प्लानिंग और डिटेल चाहिए। हर छोटी चीज, गियर, मेड्स, नेविगेशन खुद के हाथ में रखनी चाहिए। कोई और आपकी जिंदगी के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स का जिम्मेदार नहीं बन सकता। इवोल्यूशन नंबर 6। अगर आपके आसपास गलत लोग हैं तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, उनकी नेगेटिविटी आपके सपने मार सकती है। मैं जब अपनी रेस क्रू सिलेक्ट करता हूं तो मुझे एलीट रनर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फॉक्स होल मेंटेलिटी वाले लोग।
जो हर हालत में मेरे साथ खड़े रहें, जो मुझे समझें, मेरा जुनून समझें और जब मुश्किल आए तो भी मेरे लिए रेडी रहें। मेरी टीम में सब अल्ट्रा रनर्स नहीं थे, पर उनको पता था मैं कितना दूर जा सकता हूं और वो सब कुछ छोड़कर मेरा साथ देने को तैयार थे। मैं जब भी किसी को क्रू में बुलाता, उनको ऑलरेडी पता होता था कि मैं फाइट करता रहूंगा। फॉक्सहोल का मतलब है आपका इनर सर्कल, आपके वो लोग जो सबसे करीब हैं। लेकिन यह जगह सेफ भी हो सकती है या आपका ग्रेव भी। इसलिए बहुत सोच समझ के ही लोगों को अपनी लाइफ में आने दीजिए। आपको ऐसे पार्टनर या दोस्तों की ज़रूरत है जो आपको हर सुबह सही काम के लिए उठाएं, डाइट फॉलो करने में आपका साथ दें, आपके स्ट्रगल में इंस्पायर हों और जब तक एक भी ऑप्शन बाकी है सरेंडर न करें। पर ज़्यादातर लोग अपने फॉक्सहोल में गलत लोग भर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि बचपन से उनको जानते हैं या रिश्तेदार हैं। लेकिन कई बार ये लोग आपकी ग्रोथ से इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि आपके चेंज से उन्हें खुद पर बुरा लगता है। आपको पहले खुद पता करना पड़ेगा आप कौन हैं, आपको कौन से बिलीव्स, हैबिट्स या दोस्ती छोड़नी है, कौन से नए बनानी है। जब आप खुद को समझ लेंगे तभी सही लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी जर्नी में सपोर्ट करेंगे। जब मैं एयरफोर्स से निकला मैं भटक रहा था, रेसलर बनना चाहा, पावर लिफ्टिंग ट्राई की, पर अंदर से मैं बस अपने आप को बदलना चाहता था। नेवी सील डॉक्यूमेंट्री देख के मुझे अपना रास्ता दिखा, पर जैसे ही बदलने लगा पुराने दोस्तों, फैमिली सब ने मुझे रोकना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उनको बेटर फील करवाता था जब मैं कमजोर था। लेकिन आप जब ग्रो करते हैं तो हर कोई आपका साथ नहीं देगा। तब आपको कुछ लोगों को अलग करना पड़ेगा, वरना आप खुद को रोक देंगे सिर्फ दूसरों के कंफर्ट के लिए। जब कोई भी साथ नहीं देता तो अकेले भी लड़िए, लेकिन गलत लोगों के साथ मत चलिए। अकेलापन बुरा लग सकता है, पर दूसरों के साथ जाके पुराने कंफर्ट जोन में वापस जाना उससे भी खराब है। ये जरूरी नहीं कि सब रिश्तों को तोड़ दें, पर आपके अंदर के लोग वही होने चाहिए जो आपके नए वर्जन को एक्सेप्ट करें, सपोर्ट करें, वरना उनको डिस्टेंस पे रखिए। मुझे भी कभी कभी लगता है कि पुरानी लाइफ मिस हो रही है, या कुछ ऐसा करूं जो सबको ठीक लगे, पर मैं अपने लिए जीता हूं, दूसरे के सपने नहीं जी सकता। मैं फायर फाइटिंग चूज किया, वापस आर्मी नहीं गया, क्योंकि मैं वही करता हूं जिससे मैं सबसे ज्यादा अलाइव फील करता हूं। किश अब 100% फॉक्सहोल क्वालिफाइड है। वो मेरे गोल्स को समझती है, मेरे प्रायोरिटीज को बिना क्वेश्चन किए सपोर्ट करती है और खुद भी मेहनत करती है अपने सपने पूरे करने के लिए। मैं भी उसको उसी तरह सपोर्ट करता हूँ। उसका मैराथन या लॉ स्कूल का प्लान मैं पूरा साथ देता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, बुक्स भेजता हूँ। चैप्टर 7 द रेकनिंग। जैसे ही मैं मोएब रेस से घर आया, सीधा रनिंग शुरू कर दी। अगले साल की रेस की ट्रेनिंग बिना रुके शुरू हो गई। इस बार मैं सिर्फ ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, मैं अपने लास्ट साल के फेलियर्स का बदला लेने जा रहा था। लेकिन अप्रैल 2020 में मेरे लेफ्ट नी में इतना दर्द और सूजन आ गई कि मैं प्रॉपरली दौड़ भी नहीं पा रहा था। मैंने दर्द इग्नोर करके ट्रेनिंग चालू रखी, फिर भी हालत और खराब हो गई। जब MRI करवाया तो पता चला मेरे घुटने में कई तरीके की चोटों का भंडार था। लिगामेंट टियर, मेनिस्कस टियर, अर्थराइटिस, सिस्ट, सब कुछ। फायर फाइटिंग का सीजन शुरू होने वाला था। मैंने गिव अप नहीं किया, बल्कि मिसोला में एक फिजियो केसी के पास गया। उसने मेरे नी से खून भरी फ्लूइड निकाल ली। मुझे लग रहा था मैं बिखर गया हूं।
उसने मुझे एक्यूपंक्चर जैसे नीडल्स, मसाज और कई अलग अलग ट्रीटमेंट्स दिए, पर मुझे पता था मैं अभी भी तंग हूं। फिर भी ट्रेनिंग कैंप के पहले दिन पे मैं सुबह सबसे पहले पहुंच गया, चाहे मैं लिंपिंग ही कर रहा था। फायर फाइटिंग के सीजन में एक रात जब मैं माउंटेन्स में डिग कर रहा था, एक लकड़ी पे पैर फिसल गया और मेरा घुटना पॉप कर गया। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर ने नी को रीसेट किया और कहा कि अब कुछ महीने आराम करो, वरना घुटना रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। इस बैड न्यूज ने मुझे थोड़ा डाउन फील करवाया, पर मैंने निगेटिव एटीट्यूड को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। मैं जानता था जब भी जिंदगी धक्का देती है, एटीट्यूड कंट्रोल में रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा सिंपल रूल है, जो भी हो जाए रॉजर दैट, एक्सेप्ट करो, अडेप्ट करो, आगे बढ़ो। मैंने अपनी ट्रेनिंग में सब कुछ लगा दिया, रिहैब को फुल टाइम जॉब की तरह ट्रीट किया। स्विमिंग, साइकिलिंग, एलिप्टिकल, डाइट, स्ट्रेचिंग, हर चीज़। किसी थेरेपिस्ट पे पूरा डिपेंड नहीं किया, खुद अपने सक्सेस का जिम्मेदार बना। मैं हर दिन अपने इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता, सेल्फ लीडरशिप फॉलो करता, हर मुश्किल दिन के बाद कुछ पॉजिटिव करके ही सोता, ताकि नेगेटिविटी स्नोबॉल ना हो जाए। फिर अक्टूबर में रेस के दिन मैं टो द लाइन पे खड़ा था। नी ठीक नहीं था, पर इनफ थी, और यही मेरे लिए बड़ी जीत थी। रेस शुरू हुई, कुछ मील बाद एंकल में इतना दर्द आया कि लग रहा था टेंडन अभी फट जाएगा। कैसी को कॉल किया, उसने मेरे एंकल को बांधा। दर्द से हंस रहा था क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं था। दर्द में भी मैं हंस रहा था क्योंकि सिंपैथी काम नहीं आती, पर ह्यूमर आपको मेंटली स्ट्रांग बना देता है, पूरी टीम को भी ऊपर उठा देता है। उस दर्द और स्ट्रगल के बाद भी जब किश मेरे साथ पेसर बनी, मैं इतना तेज दौड़ रहा था कि पिछले साल से 90 मिनट जल्दी उस सेक्शन को कवर कर दिया। हाई एल्टीट्यूड का डर था, लेकिन उस फियर को फेस किया, सीधा आंखों में देखा और रेस के ड्रैगन को हराया। लेकिन 200 मील के बाद मेरी बॉडी फिर टूट गई। ऐस पे रैश, पैर में ब्लिस्टर, टेंडन का टेप भी खुल गया। दर्द से बचने के लिए मैं वॉशरूम में छिप गया, पर गॉगिन्स फिर लौट आया। अपने दर्द के थ्रू दौड़ना था, उसी से आगे बढ़ना था। उसके बाद मैं और मेरा पेसर माइक एक दूसरे को पुश करते हुए रेस को छोड़ के एक दूसरे से ही compete करने लगे। पेन, थकान सब इग्नोर करके मैं उसको पीछे छोड़ता गया। फिर उसने मुझे चेस किया। हम दोनों ने मिलकर 7 घंटे का गोल 5 घंटे में ही पूरा कर दिया। इस प्रोसेस में मुझे रियलाइज़ हुआ मैं कोई फ्रीक नहीं हूँ, सिर्फ एक इंसान हूँ जो खुद पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, हर चीज़ को अपने स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करता है, चाहे दूसरे का गुस्सा हो या दर्द हो। रेस के एंड तक आते आते मैं सेकंड प्लेस में था, पर लास्ट सेक्शन में मैंने फास्टेस्ट स्प्लिट्स डाले, खुद के पूरे कैरियर का बेस्ट फील किया, मूव अप फिनिश की, सबको शॉक कर दिया और प्रूव कर दिया कि कम बैक रिडेम्पशन पॉसिबल है अगर हिम्मत और मेहनत सही हो तो। उसके बाद भी मैं रुक नहीं पाया, तुरंत जेफ के 50 मील भी दौड़ा, फिर एक नया इवेंट अक्रॉस फ्लोरिडा 200 भी किया, टिन 500 माइल 6 वीक में, जिसमें हर तरह के स्ट्रगल आए, रेसिज्म भी, नेचर भी, दर्द भी, पर मैं हर चीज़ को इग्नोर करके अपना बेस्ट देता रहा। मैं 45 साल का होके भी अपनी ज़िंदगी का बेस्ट शेप में था और मुझे नेक्स्ट ईयर का इंतज़ार था। फिर भी जब नी में पेन फिर आया तो डॉक्टर ने कहा आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कर लो, सिंपल क्लीन अप है, कुछ नहीं होगा। पर सर्जरी के बाद मैं इतना पेन में था कि चल भी नहीं पा रहा था, और तब मुझे फील हुआ कि शायद मैं दोबारा कभी दौड़ नहीं पाऊंगा। इवोल्यूशन नंबर 7। बचपन से ही मुझे रिस्पेक्ट चाहिए थी,
मैं चाहता था कि मैं ग्रेट लोगों के बीच उस टेबल पे बैठूं जहां सिर्फ बेस्ट लोग बैठते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि जब तक मैं कुछ बड़ा अचीव नहीं करता, कोई मुझे उस टेबल पे इनवाइट नहीं करेगा। मैं मेहनत करता रहा, पर हमेशा लगता रहा कि मुझसे किसी बड़े इंसान या बॉस से फॉर्मल बुलावा आएगा। कोई कहेगा तू बेस्ट है, तू आ जा। पर असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ वेट करता रहा, दूसरों को सर्व करता रहा, जबकि कुछ मेरे से कम टैलेंट वाले लोग भी टेबल पे पहुंच गए। फिर मैं समझा कि ज़्यादा लोग लीडर बनना नहीं चाहते, क्योंकि फॉलो करना आसान है। लेकिन अक्सर जो लीडर्स बनते हैं वो खुद अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं कर पाते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंस्पायर नहीं करते। लीडरशिप सिर्फ उन्हीं लोगों की नहीं होती जो स्पॉटलाइट में है या पावर में है। असली लीडर्स कई बार शैडोज में काम करते हैं। वो लोग बिना बोले अपने एक्शन से दूसरों को इंस्पायर करते हैं और सबसे पहले अपने खुद के लीडर बनते हैं। 1996 में जब मैं एयरफोर्स में था, मुझे लगता था लीडर वही है जो बॉस है, जिसके पास रैंक, पैसा और पावर है। लेकिन मुझे एक ऐसा आदमी मिला, कैप्टन कॉनोली, जो सेम क्लास में स्टूडेंट था। कोई स्पेशल अथॉरिटी नहीं थी, पर उसके एक्शंस सबसे अलग थे। एयर असॉल्ट स्कूल में पहला दिन सुबह सुबह जब सब रिक्वायर्ड पुलअप्स और पुशअप्स कर रहे थे, कॉनोली उनसे डबल ट्रिपल कर रहा था, बिना किसी शो ऑफ के। फिर जब 6 मील रक मार्च शुरू हुई, मैं सोच रहा था टॉप पे रहूँगा, पर कॉनोली हम सब से आगे निकल गया, बिना रुके, बिना बात किए, सिर्फ फोकस में। उसका डेडिकेशन देख के लगा ये बंदा बेल करो पे नहीं, ये आउटलायर है। वो स्टैंडर्ड्स को सिर्फ पूरा नहीं करता था, स्टैंडर्ड्स को तोड़ता था। हर चीज़ में एक्स्ट्रा डालता था, बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के। अगले 10 दिन वो हर टेस्ट, हर चैलेंज, हर एग्ज़ाम में सबको पीछे छोड़ता रहा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। सिर्फ अपने एक्शन से सबको चैलेंज किया, दिखाया कि असली लीडरशिप क्या होती है। उसकी वजह से पूरा ग्रुप इंस्पायर्ड हुआ। हम सब उसको फॉलो करने लगे, खुद को पुश किया, वरना हम तो बस एवरेज ही रह जाते। उसने दिखाया कि जब तुम खुद के स्टैंडर्ड सेट करते हो, बिना किसी बॉस के, बिना किसी के कहने पे, तो तुम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हो। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मोस्ट लोग बस मिनिमम करके खुश रहते हैं, पर सेल्फ लीडर हमेशा खुद को टेस्ट करता है, अनसीन वर्क करता है, छुप छुप के मेहनत करता है, ताकि जब मौका आए फुल रेडी रहे। सेल्फ लीडर दूसरों की तारीफ का इंतज़ार नहीं करता, वो खुद की ग्रोथ के लिए काम करता है। ऐसे लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं, रेडी रहते हैं, हर वक्त कुछ बड़ा सोचते हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए, और अपनी एनर्जी से दूसरों को भी जगाते हैं। ऐसे लीडर को देख के मैंने भी अपने लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश की, लेकिन स्कूल ख़त्म होते ही कॉनोली चला गया, तो मैं फिर से आलसी हो गया। स्पार्क थोड़ी देर में ख़त्म हो गई। 3 साल बाद मुझे समझ आया कि असली सेल्फ लीडरशिप क्या है। सील टीम्स में 2 साल के अंदर समझ गया कि यहाँ कोई तुम्हें टेबल पे बैठाने नहीं आएगा, खुद अपना टेबल बनाना पड़ेगा। फिर मैंने कॉनोली का रिकॉर्ड तोड़ा और रियलाइज़ किया, अब मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा, मैं खुद अपनी रेस, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए दौड़ रहा हूँ। मैं हर जगह एक नया कोड, एक नई ओथ बनाता, सेल्फ डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमिलिटी से जीता। मेरे लिए मिशन बन गया अनकॉमन बनना, सबसे अलग, सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स या मिशन स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट मत रहिए। अपने खुद के प्रिंसिपल्स निकालिए, अपने खुद की स्ट्रांग ओथ बनाइए जो हर दिन गाइड करे। लाइफ में जब भी सब कुछ उल्टा पुल्टा लगे, जब लोनली फील हो, उस ओथ पे वापस जाइए।
ज़रूरत पड़े तो रिवाइज करिए, पर कभी भी उस ओथ को कमज़ोर मत होने दीजिए। चैप्टर 8 प्ले अंटिल द विसल। मेरे सर्जरी के बाद मेरे दोनों घुटने बहुत ज़्यादा दुख रहे थे और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने ड्रेन किया तो सिर्फ फ्लूइड नहीं, अंधेरा पर्पलिश खून निकला, जो बहुत अलार्मिंग था। 10 दिन बाद फिर स्वेलिंग आ गई और फिर से ड्रेन करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि जब वो मेरा कार्टिलेज काट रहा था तो उसका टूल भी फेल हो गया, क्योंकि मेरा मेनिस्कस और कार्टिलेज इतना थिक और हार्ड हो चुका था कि काटना मुश्किल था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं सालों तक अपने जॉइंट्स पे इतना लोड डाला कि वो स्टोन जैसे हो गए। डॉक्टर ने सर्जरी में मेरे बोन में 2 होल्स भी ड्रिल किए, बिना मुझे पहले बताए। सर्जरी के बाद मैं बस 22 मिनट ही स्टेशनरी बाइक चला पाया। पेन अनबियरेबल हो गया। पहले मैं 200 मील दौड़ता था, अब घुटने इतने खराब कि सिंपल साइकिलिंग भी मुश्किल हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसने मेरे बोन में होल्स इसलिए किए ताकि बोन मैरो लीक हो और क्लॉट बन जाए, जो मेनिस्कस की तरह काम करे। पर ये सब डिटेल्स मुझे सर्जरी के बाद थोड़े थोड़े टाइम पे बताए गए, एक साथ नहीं। इस वजह से मेरे ट्रस्ट में भी दरार आ गई। मैं डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर पाया। मैं फिर भी लास्ट टाइम ट्रेडमिल पे दौड़ा 5 मील, क्योंकि मुझे लग रहा था ये मेरा आखिरी रन हो सकता है। दर्द बढ़ता ही गया। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस जो सालों के फिजिकल ट्रेनिंग और दर्द से बना था, वो अब डॉक्टर की गलत डिसीजन की वजह से 90 मिनट में छीन लिया गया। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, खुद से भी थक चुका था, पर सच्चाई यही थी कि सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे लिए पेशेंस ही सबसे अच्छा ऑप्शन था। मैंने डिसाइड किया कि 90 दिन वेट करूंगा, शायद कुछ सुधार हो जाए। फिर जब 3 महीने बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मुझे समझ आ गया कि कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। मैंने और किश ने दिन रात रिसर्च की, सब जगह पढ़ा और एक वर्ल्ड क्लास डॉक्टर गोमोव को न्यूयॉर्क में ढूंढा, जिनके पास कार्टिलेज ट्रांसप्लांट का रेयर ऑप्शन था। जब उन्होंने मेरा MRI देखा तो शॉक्ड हो गए। मेरा घुटना इतना ख़राब था कि वो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक हेवी ब्रेस ही सॉल्यूशन था, पर वो भी परफेक्ट नहीं था। फिर उन्होंने एक रेयर सर्जरी, हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी का ऑप्शन दिया, जिसमें वो मेरी लेग की हड्डी काट के अलाइन करते, पर रिस्क भी बहुत था। मैं रेडी हो गया क्योंकि मुझे कुछ भी करके अपनी लाइफ वापस चाहिए थी। सर्जरी के बाद दर्द बहुत था। मैं सिर्फ क्रचेस पे चलता, सिंपल काम भी नहीं कर सकता था। रिकवरी लंबी और पेनफुल थी, पर मैं मेंटली सेट था कि कुछ भी हो, हर दिन अपना बेस्ट देना है, नए लिमिट्स ढूंढने हैं। मैं साइकिलिंग पे स्विच किया। स्टेशनरी बाइक पे दिन में कई बार 30 मिनट से लेकर 1-1 घंटा पेडल किया। क्रचेस पे भी चला। खुद की फिजिकल थेरेपी की, एडवांस्ड EMT कोर्स ज्वाइन किया ताकि कुछ नया सीख सकूं जब तक रनिंग पॉसिबल नहीं है। मैं सोचता था मैं फिर कभी नहीं दौड़ पाऊंगा, पर छोड़ने का नाम नहीं लिया। मैं हर दिन अपने लिमिट्स ढूंढता रहा। मैं रोड पे बाइक चलाने का सोच ही रहा था कि मैंने एक बड़ी साइकिलिंग रेस, नेटचेस ट्रेस 444 मील्स, इसके लिए रजिस्टर कर दिया, सिर्फ 13 हफ्ते सर्जरी के बाद। ट्रेनिंग मोस्टली स्टेशनरी बाइक पे ही हुई थी, फिर भी मेन रेस के दिन लाइन पे खड़ा हो गया। रेस में दर्द, सूजन सब था, लेकिन मैं रुका नहीं। 200 मील के बाद बॉडी और माइंड हार मान गए थे, पर मैं खुद को मोटिवेट करता रहा। मैंने पूरा 444 मील रेस कंप्लीट किया, 2nd प्लेस पे फिनिश किया, जबकि मैं 7 हफ्ते पहले तक क्रचेस पे था। यही मेरा जुनून था। कभी भी बस गुड इनफ पे खुश नहीं हुआ। रेस के तुरंत बाद पढ़ाई पे वापस आ गया, एडवांस EMT एग्ज़ाम दिया और वेलेडिक्टोरियन बना।
2022 आई तो मैंने फिर से रनिंग की कोशिश की। छोटी छोटी रनिंग से शुरू किया। पेन आता था पर मैं बिल्ड करता गया। 4x4x48 चैलेंज फिर किया, हर 4 घंटे में 4 मील 48 घंटे तक, और फिर ग्रुप के साथ पूरा किया। मेरे लिए अब ये सब सिर्फ स्पोर्ट नहीं, एक मिशन था, एक स्टैंडर्ड सेट करना था कि चाहे कुछ भी हो, जब तक सीटी नहीं बजती खेल चालू है। मैं अपने लिमिट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं हर नई सिचुएशन में नई लिमिट सेट करता हूँ। अभी भी स्मोक जंपर बनना पेंडिंग था, पर मैं हर दिन हर चैलेंज में अपना बेस्ट दिया और दूसरों को भी इंस्पायर किया कि कभी भी रुकना नहीं है, हर हाल में मैक्सिमम देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इवोल्यूशन नंबर 8। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ये सोचते भी नहीं कि ग्रेटनेस का मतलब क्या होता है। उनको लगता है ग्रेटनेस सिर्फ बड़े बड़े लोगों जैसे स्टेफ करी, नेडल, मोजार्ट, अमेलिया एयरहार्ट इनमें ही होती है। वो उनको पेडेस्टल पर रख देते हैं और ख़ुद को सिर्फ आम इंसान समझ लेते हैं। इसी सोच की वजह से ग्रेटनेस उनसे हमेशा दूर रहती है। लोग सोचते हैं कि ग्रेटनेस कोई दूसरे लेवल पे है और उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो कभी ट्राई ही नहीं करते। मेरे लिए ग्रेटनेस का मतलब है अपनी सारी कमियां, डर, वीकनेस छोड़कर जो भी स्ट्रेंथ है उसको पूरी शिद्दत से किसी भी काम में लगा देना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ग्रेटनेस उन लोगों को मिलती है जो खुद को लिमिट के आगे ले जाते हैं, रीज़न की बाउंड्री तोड़ देते हैं, दर्द का कॉस्ट देते हैं। एक स्टोरी है कैप्टन जोसेफ किटिंगर की, जो 1960 में एयरफोर्स के पायलट थे। उन्होंने 20 मील ऊपर जाके, अर्थ के एज पे जाके खुद को हवा में छोड़ दिया। उनका फ्री फॉल 5 मिनट का था, स्पीड 614 मील पर आवर थी। ये कोई टीवी स्टंट नहीं था, ये सिर्फ देखना था कि इंसान कितना आगे जा सकता है। किटिंगर ने अपनी लिमिट तोड़ दी, खुद के लिए और पूरी दुनिया के लिए। ग्रेटनेस ये नहीं थी कि वो जिंदा उतर आए, ग्रेटनेस थी कि उन्होंने ट्राई किया जब फेल होने का रिस्क बहुत ज़्यादा था। हकीकत ये है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ और वॉल्स लेके चलते हैं। वो बाउंड्रीज़ फैमिली, इन्वायरमेंट, सोसाइटी और हमारी अपब्रिंगिंग से आती हैं। घर का एटमॉस्फेयर, पेरेंट्स की सोच, स्कूल की हालत, एरिया की गरीबी, सब मिलकर हमारे ड्रीम्स को छोटा बना देते हैं। प्रिविलेज्ड लोग भी सोचे बिना रह जाते हैं और जो स्ट्रगल से आए हैं वो भी अपनी कमियां सोचकर रुक जाते हैं। हर किसी के पास अपनी एक एक्सक्यूज़ होती है कि क्यों वो ग्रेटनेस अचीव नहीं कर सकते। आइडेंटिटी भी एक ट्रैप है। कभी सोसाइटी आपको एक टैग दे देती है, कभी आप खुद अपने आप को किसी लेबल में बांध लेते हैं। किसी भी ग्रुप, जॉब या कल्चर में अटक जाएंगे तो वही सोच अपने ऊपर चिपका लेंगे। दूसरे लोग भी आपको कैटेगराइज करेंगे। जैसे जब मैंने नेवी ज्वाइन की, लोगों ने कहा सील ट्रेनिंग तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम ओवरवेट हो, मार्क्स कम है या तुम्हारा कलर अलग है। उनको लगता था वो हेल्प कर रहे हैं, पर असली हेल्प सिर्फ तुम खुद कर सकते हो। बचपन में मैं भी नेगेटिव सोच और सेल्फ डाउट में फंस गया था, लेकिन मैंने अपने इन्वायरमेंट को डिफीट किया। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो, टेंशन, स्ट्रेस, प्रेजुडिस या टॉक्सिक लोग, आपको खुद अपने अंदर वो ग्रेटनेस का ग्लिमर ढूंढना है। वो ब्लू और ब्लैक का बॉर्डर आपके अंदर ही छुपा हुआ है। आपको उसे खुद डिस्कवर करना है, खुद ही काम करना है, खुद ही अपने अंदर की दीवार तोड़नी है। ग्रेट बनने के लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। चाहे आप कैसा भी पास लेके आए हो, कितनी भी दिक्कत हो, आप हार्वर्ड ग्रेजुएट बन सकते हैं या नए फील्ड में टॉप कर सकते हैं। सब कुछ शुरू होता है अपनी सोच को अपनी छोटी दुनिया से बाहर ले जाने से, आइडेंटिटी के लेवल्स तोड़ने से और खुद से सच बोलने से।
चैप्टर 9 रिंगिंग आउट द सोल। सुबह 5:30 बजे अलार्म से पहले मेरी आंख खुल गई। पूरा शरीर दर्द में था। लेफ्ट साइड पर्पल पड़ गया था। सांस लेना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने उठने की हिम्मत की। 2 हफ्ते हो गए थे स्मोक जंपर रुकी ट्रेनिंग में। फोर्ट सेंट जॉन में ग्राउंड स्कूल और पैराशूट लैंडिंग फॉल पीएलएफ प्रैक्टिस चल रही थी। रोज़ ठंडी ज़मीन पे गिरना पड़ता था। मैंने पहले भी अपने लाइफ में इतनी थकान महसूस की थी जब सील ट्रेनिंग के लिए सब कुछ किया था, पर अब कोई बाहर का मोटिवेशन नहीं था, सिर्फ अंदर का जुनून था। मुझे हर सुबह लगता, क्यों कर रहा हूँ ये सब। न पैसे की ज़रूरत थी न रिस्पेक्ट की, बस यही मेरी असली फितरत है। ठंड, बर्फ़, दर्द, कुछ भी हो, मुझे पता था कि मुझे रोज़ सुबह रनिंग करनी ही है, चाहे कितना भी दर्द हो। पहले अपने स्केड्यूल के हिसाब से ट्रेन करता था। अब फिर से एक रूकी बन गया था। बाकी सब रूकीज जवान, फिट हॉकी प्लेयर थे, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरा रूल था एक्सक्यूजेस नहीं, बस जो करना है वो करना है और खुद ही अपने मिशन चूज़ करना है। मेरा एम सिर्फ ये नहीं था कि मैं बस ट्रेनिंग में आ जाऊं, मैं सबसे आगे निकलना चाहता था। रनिंग करते हुए जब मैं हाईवे पे था, पूरा फोर्ट सेंट जॉन बर्फ़ में सो रहा था। मैं अकेला रोड पे था। मैं 47 साल का होकर भी यंग रूकी के साथ कम्पीट करता था और कभी कभी जीत भी जाता था। पुशअप्स और ट्रेनिंग में मैंने टीम को एक साथ जोड़ने की कोशिश की ताकि सब एक एनर्जी में काम करें। ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी। कभी सूट पहनने में प्रॉब्लम, कभी उंगलियों में सेंसेशन नहीं, पर मैं कभी हेड डाउन नहीं किया। मैंने हमेशा प्रैक्टिस की, चाहे रात भर बर्फ़ में हाथ डाल के करने पड़े। सब लोग कुछ न कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब आप अपना सर नीचे कर लेते हैं तो खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। इसलिए मैं हमेशा खुद को और दूसरों को भी सिखाता कि स्ट्रगल फेस करो, हेल्प लो, पर कभी गिव अप मत करो। ठंड और दर्द को हर दिन जीतने के लिए मैंने रात भर प्रैक्टिस की। हाथ सही नहीं चलते थे, फिर भी लगातार ट्राई किया। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ, टाइमिंग बेहतर हो गई और टेस्ट दिन पे मैंने लेट डाउन टाइम क्रॉस कर लिया। पीएलएफ ट्रेनिंग और शॉक टावर से लेके पहले एक्चुअल जंप तक बॉडी ने हर रोज़ थोड़ा और दर्द झेला, लेकिन मैं कभी रुका नहीं। जब पहली बार प्लेन से जंप किया, डर था कि पैर टूट जाएगा, पर जब लैंड हुआ दर्द आया पर पैर ठीक रहा। हर जंप के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, बॉडी हील हो रही थी और टेक्निक परफेक्ट हो गई। ग्रेजुएशन पे कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, बस यूनिफॉर्म मिली और टीम रेडी हो गई। सब क्लासमेट्स स्ट्रांग बन गए थे, सब एक टीम हो गए थे और सब ने ग्रोथ देखी, खुद पे प्राउड फील किया। मेरे लिए ये जर्नी सिर्फ रिकवरी नहीं थी, ये प्रूफ था कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में क्या लगता है। लेकिन मैं जानता था असली मुश्किल अभी शुरू हुई है, क्योंकि अब रियल फायर पर काम करना था। यहाँ गलती की कोई जगह नहीं थी। मेरा माइंडसेट हर स्टेज पे इवॉल्व होता गया। बचपन से आर्मी, नेवी, रेंजर, सब जगह मैंने स्ट्रगल किया और सीखा। हर जगह कोई मेरे जैसा नहीं था, पर मैं किसी स्टीरियोटाइप को एक्सेप्ट नहीं करता। सबको एक आउटलायर, एक सैवेज बनना ही पड़ता है, जो बैरियर तोड़ता है और सबको दिखाता है कि पॉसिबल क्या है। सक्सेस का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। कभी दीवार आती है तो पीछे हटिए, प्लान बदलिए, फिर ट्राई करिए। यही इवोल्यूशन है, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही एंड्योरेंस और यही माइंडसेट डेवलप करता है। काफ़ी लोग 1-2 बार फेल होके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा नए मज़े, नए चैलेंज ढूंढता हूँ, क्योंकि वही मेरी असली पहचान है। बिलीफ तब आती है जब आप बार बार दर्द फेस करते हैं और फिर भी ट्राई करते हैं।
हर किसी का अपना तरीका होता है अपने ऊपर बिलीफ बनाने का। मेरे लिए दौड़, ट्रेनिंग, रेसिंग टूल्स हैं जो मुझे फेथ और कॉन्फिडेंस देते हैं कि अगर फंस भी जाऊं तो भी निकल जाऊंगा। आपको रिजल्ट पे नहीं, एफर्ट पे प्राउड फील करना चाहिए। ग्रेटनेस रिजल्ट में नहीं, एफर्ट में है। पहली फायर जंप पे जब प्लेन से उतरा, एड्रेनलिन फुल था, डर भी था, पर जब पैराशूट खुला और नीचे देखा तो सिर्फ ब्यूटी दिखी। 8 साल तक बॉडी फेल करती रही। हर बार डाउट था, पर बिलीफ की वजह से फिर ट्राई करता रहा। मेरा कभी भी कुछ पहली बार में नहीं हुआ। हर चीज में बार बार ट्राई किया, फेल भी हुआ, पर हमेशा प्रोसेस में वापस खड़ा हुआ। फेलियर मेरा दुश्मन नहीं, वो तो एक और ट्राई है। आखिर में जो फीलिंग मिलती है जब सब ऑब्स्टिकल्स तोड़ के इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर लेते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं। यही है ग्रेटनेस, और इसको पाने के लिए हमेशा एक और ट्राई करना पड़ता है। कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। ग्रेटनेस एक दिन का काम नहीं, लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट है। खुद को इवॉल्व करते रहिए, नॉलेज, करेज, बिलीफ बढ़ाते रहिए। लिमिटेशन सिर्फ आप हैं।